हेलो एवरीवन, सभी को हाय हेलो नमस्ते। मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं पैरामेडिकल सारथी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम क्या करेंगे, नर्सिंग के पीवाईक्यू करना चालू करेंगे और जितने भी पीवाईक्यू होंगे, एमसीक्यू होंगे, सारी सीट आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपकी थ्योरी क्लियर होगी। थ्योरी क्लियर होगी तो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी आपको थ्योरी के साथ उसका एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, एक भी आप दोबारा एग्जाम में आए तो मिस नहीं करोगे। और ऐसे क्वेश्चंस ही उठाए हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इधर उधर के फालतू क्वेश्चंस एक भी नहीं मिलेंगे, सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस मिलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल नर्सिंग के। इसके जितने भी 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास करीब मिला के हम 300 से 400 क्वेश्चन पर चैप्टर्स करेंगे। ठीक है, ये हमारा रूपरेखा हो गई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फंडामेंटल नर्सिंग की पहली क्लास से। ठीक है, स्टार्ट करो। चलो, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। भैया बॉडी टेम्परेचर क्या है? अपने शरीर का तापमान। तो नॉर्मल रेंज पूछी जा रही है, तो रेंज क्या होगी? एक रेंज होगी। ठीक है, रेंज में अगर हम बात करें, इन पहली चीज तो क्वेश्चन जब भी पढ़ो पूरा क्वेश्चन पढ़ो। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर मैं बात करूं सामान्य शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है, क्वेश्चन में ध्यान रखना मेरे दोस्त, सेल्सियस दिया गया है। ठीक है, तो हम बताएंगे सेल्सियस में। तो पहला ऑप्शन अगर आएगा 35 टू 36 डिग्री सेंटीग्रेड, सही है क्या? 36 टू 35 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस, 38 से लेके 39 डिग्री सेल्सियस, या 34 से 35 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा आप बताओ रेंज? 35 से 36 डिग्री सेल्सियस में बच्चे होंगे कंफ्यूज। नहीं, 36 डिग्री तो आपको याद रहता है, भूल जाते हो, लेकिन ये रेंज गलत है। ठीक है, आपका सही आंसर होगा 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये नॉर्मल डिग्री सेल्सियस होता है। आ जाओ भैया, सही आंसर आपका है 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस। क्या एक्सप्लेनेशन है सर? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नॉर्मल अगर हम जनरल की बात करें, अगर ये रेंज की बात ना करें, अगर एक नॉर्मल टेम्परेचर लिखा हो तो हम क्या लिखते हैं? 37 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। इट कैन स्लाइटली वेरी, ये थोड़ा वेरी कर सकता है सिचुएशन के हिसाब से। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज आएगा 36.5 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इज कंसिडर्स नॉर्मल। अच्छा चलो, ये तो हो गई बात सेल्सियस की। अगर मैं वो यही बोलूँ फॉरेनहाइट में कितना होता है सर, तो फॉरेनहाइट में 98.6 फॉरेनहाइट होता है। ये चीज़ याद रखना, अगर डिग्री फॉरेनहाइट में पूछ दिया तो 98.6 लगा देना, फिर ये आंसर नहीं लगाएगा आप। ठीक है, ये सारी चीज़ क्लियर है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच साइट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मेजरिंग पल्स इन एडल्ट। क्या सर? वयस्कों में पल्स मापने के लिए सबसे कॉमन साइट या सामान्य साइट कौन सी है? पहली चीज तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एडल्ट्स। ठीक है, एडल्ट्स मतलब वयस्क। वयस्क के अंदर हम क्या मेजर करना है सर? वयस्क में हमें पल्स मेजर करना है। तो पल्स मेजर करने के लिए सबसे कॉमन साइट की बात करें कौन सी है? ब्रेकियल आर्टरी है क्या? फीमोरल आर्टरी है क्या? रेडियल आर्टरी है क्या? या कैरोटिड आर्टरी है क्या? अब एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं एडल्ट्स की या वयस्क की, यहाँ पे मैं क्या करूंगा? इन्फेंट्स की भी बात करूंगा, ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूं। पर याद रखना, शिशुओं में पल्स मापने की कॉमन साइट क्या होती है, अभी आगे क्वेश्चंस में आएगा। अभी समझो एडल्ट्स में क्या होती है। तो एडल्ट्स में कॉमन साइट होती है आपकी रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी क्या होती है सर? आपके लेटरल हैंड्स में पूरी जो आर्टरी होती है, ये होती है रेडियल आर्टरी। सबसे इजी होता है यहाँ से पल्स लेना रेडियल आर्टरी से। ठीक है, देखो रेडियल आर्टरी, द रेडियल आर्टरी रिस्ट, सबसे पहली चीज तो रेडियल आर्टरी कहाँ? रिस्ट का। ठीक है, इज मोस्ट एक्सेसिबल एंड कंफर्टेबल फॉर एसेसिंग पल्स इन एडल्ट्स। अगर एडल्ट्स में हमें पल्स नापनी है तो रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ की सर? रिस्ट की। ये सबसे एक्सेसिबल होती है, सबसे अच्छी होती है, कंफर्टेबल होती है, पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल होती है, हमारे लिए भी कंफर्टेबल होती है अगर हमें पल्स लेना हो तो, और एसेसिंग पल्स इन एडल्ट्स। ठीक है, तो रेडियल आर्टरी का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें वयस्कों में पल्स लेना हो तो। ये चीज़ क्लियर है। अब देखो पोजीशंस की बात करें, पोजीशंस की मैं देखो करीब एक इसी क्लास में मैं करीब 3-4 पोजीशंस की बात करूंगा, और पोजीशन से लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो पोजीशंस बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, विच पोजीशन इज द बेस्ट फॉर अ पेशेंट इन शॉक। पहला क्वेश्चन क्या है सर? शॉक में गए मरीज के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी है, सबसे बेस्ट पोजीशन कौन सी है अगर पेशेंट शॉक में है तो? ठीक है, पोजीशंस की बात कर रहे हैं सर। फॉलर्स पोजीशन होगा क्या? ट्रेंटलेनबर्ग पोजीशन होगा क्या? प्रोन पोजीशन होगा क्या? सुपाइन विद लेग डाउन होगा क्या?
पोजीशंस तो सारों सही है, चारों पोजीशंस कहीं ना कहीं काम आती हैं, पर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो क्वेश्चंस में पूछा गया है शॉक की पोजीशन में। तो शॉक में गए मरीज के लिए सबसे उपयुक्त पोजीशन कौन सी है सर? तो इसका आ जाएगा ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन सबसे उपयुक्त है। ये रही फोटो ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन की। इसमें क्या होगा, हेड आपका डाउन होगा, हेड आपका डाउन होगा और लेग आपका अप होगा, ठीक है। तो इसका देखो एक्सप्लेनेशन, ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन जो होती है इसमें हेड डाउन होता है, लेग्स अप होता है। क्यों होता है सर? इस पोजीशन में हम क्यों रखते हैं पेशेंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन में? अगर शॉक आ जाए तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजेज वेनस रिटर्न एंड इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। शॉक में क्या होता है सर, वाइटल ऑर्गन्स में क्या हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है ऑर्गन्स में। उसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को शॉक की पोजीशन आती है, ठीक है। तो अगर हमें ब्लड फ्लो बढ़ाना है ऑर्गन्स में तो हम क्या करेंगे, ऑर्गन्स को नीचे डाउन कर देंगे और लेग्स ऊपर कर देंगे। इससे ऑर्गन को क्या होगा, ब्लड मिलना चालू हो जाएगा, वेनस रिटर्न हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो जाएगा। इसकी वजह से ऑर्गन्स को वापस से ब्लड मिलना चालू हो जाएगा। तो अगर शॉक की पोजीशन की मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन, ठीक है। आगे देखो, आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का लक्षण कौन सा है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया में पहली चीज तो क्या होती है सर, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपो का मतलब होता है कमी, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कमी। हाइपो दो वर्ड याद रखना, हाइपो एक होता है हाइपर। तो हाइपो की मतलब होती है कमी और हाइपर की मतलब होती है अधिकता। अब हाइपो के आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया यानी मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूं, यानी ग्लूकोज की कमी हो जाए बॉडी में, इस कंडीशंस को बोलते हैं हम हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर ग्लूकोज की अधिकता हो जाए तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया क्लियर। अब मैं पूछ रहा हूं कि साइन क्या है हाइपोग्लाइसीमिया के, क्या ड्राई स्किन होगा, क्या ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया क्या है सर, हार्ट बीट डाउन हो जाएगी। तो ब्रेडिकार्डिया होगा क्या, ब्रेडिकार्डिया एक और टर्मिनोलॉजी होती है ट्रैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया में कंफ्यूज मत होना, ब्रेडी मतलब डाउन, टैकी मतलब अप, ठीक है। स्वेटिंग एंड कंफ्यूजन होगा क्या, स्वेटिंग मतलब पसीना आना और कंफ्यूजन होगा क्या, या वेट गेन होगा क्या। तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया शरीर में बनी हुई है तो पहली चीज तो ड्राई स्किन होगी क्या, नहीं। ब्रेडिकार्डिया होगी क्या, नहीं। वेट गेन होगा क्या, नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्वेटिंग एंड कंफ्यूजन, ठीक है। देखो स्वेटिंग एंड कंफ्यूजन एक्सप्लेनेशन, लो ब्लड शुगर कॉज स्वेटिंग। सैकीनेस मतलब देखो पेशेंट हिलता डुलता रहता है, कपकपी होती है, हाथ हिलते रहते हैं, इसको बोलते हैं सैकीनेस, हिलना डुलना, ठीक है। तो पेशेंट में क्या क्या होगा, लो ब्लड शुगर के, आप बिल्कुल से यहाँ से पढ़ के चलो, याद करके चलो, लो ब्लड शुगर के क्या क्या सिम्टम्स है सर। स्वेटिंग होगी पहली चीज़, तो पसीना आएगा। स्वेटिंग के बाद क्या होगा, सैकीनेस होगा, हिलना डुलना चालू रहेगा, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। और सम टाइम इन मेजर कंडीशंस में अनकॉन्शियसनेस भी आ सकती है। तो अगर शरीर में ग्लूकोज की कमी है तो कहीं कहीं किसी किसी कंडीशंस में अनकॉन्शियसनेस भी देखी जा सकती है। तो ये था आपका एक और अच्छा सा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर हैंड हाइजीन इन सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रक्रिया में कौन सी हैंड हाइजीन की तकनीक अपनाई जाती है। मैं बात करूं तो कंडीशंस आती हैं, ठीक है, दो कंडीशंस आती हैं, एक मेडिकल प्रोसीजर होती है, एक सर्जिकल प्रोसीजर होती है। एक मेडिकल प्रोसीजर होती है, एक होती है सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में यूज होता है एसेप्सिस की टेक्निक, एसेप्सिस की टेक्निक यूज होती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, एसेप्सिस का मतलब होता है सूक्ष्म जीवों को मुक्त करना। अब देखो एक होती है मेडिकल एसेप्सिस, एक होती है सर्जिकल एसेप्सिस। अब ध्यान से सुनो बात, सर्जिकल एसेप्सिस क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली हटा देना, इसको बोलते हैं सर्जिकल एसेप्सिस। और मेडिकल एसेप्सिस क्या होती है कि सूक्ष्म जीवों को कंप्लीटली नहीं हटाना, मतलब थोड़े बहुत से साफ कर लेना, इसको बोलते हैं मेडिकल एसेप्सिस। तो हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, सर्जिकल प्रोसीजर में हैंड हाइजीन की कौन सी टेक्निक अपनाई जाती है, मेडिकल एसेप्सिस अपनाई जाती है, हैंड वॉशिंग ओनली अपनाई जाती है, एल्कोहल रब अपनाई जाती है, या सर्जिकल एसेप्सिस अपनाई जाती है। तो पहली चीज ध्यान से सुनो, कॉमन सेंस लगाओ कि हम करने जा रहे हैं सर्जिकल प्रक्रिया।
तो सर्जिकल प्रक्रिया में हमें कौन सी सेप्सिस अपनानी पड़ेगी, एसेप्सिस अपनानी पड़ेगी, हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल करना है, कंप्लीटली किल करना है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली किल करना है, तो मेडिकल एसेप्सिस अपनाएंगे क्या, नहीं, इसमें केवल हटाते हैं। हैंड वॉशिंग करके काम चलाएंगे क्या, नहीं, बिल पे बच जाएंगे। एल्कोहल रब कर लेंगे क्या, नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मरेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक अपनाएंगे। तो याद रखना कि सर्जिकल प्रोसीजर के अंदर हम सर्जिकल एसेप्सिस टेक्निक अपनाते हैं। बिल्कुल आगे अच्छे से पढ़ते चलो। सर्जिकल एसेप्सिस या स्टेराइल टेक्निक इंक्लूड्स हैंड स्क्रब। इसके अंदर देखो, अच्छा, सर्जिकल एसेप्सिस के अंदर होता क्या क्या है सर, इसके अंदर हैंड स्क्रब हो जाएगा, उसके अलावा स्टेराइल ग्लव्स का इस्तेमाल हो जाएगा और गाउन का इस्तेमाल। देखो सर्जिकल करते टाइम डॉक्टर जो होते हैं वो गाउन पहनते हैं, ठीक है। तो ये सारे सर्जिकल एसेप्सिस के टेक्निक्स हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, चलो। नॉर्मल रेस्पायरी रेट इन एडल्ट, एडल्ट के अंदर सामान्य श्वसन दर होती है। सामान्य श्वसन दर यानी हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल रेस्पायरी रेट। इसको रेस्पायरी रेट को अगर हम किसमें, एडल्ट्स के अंदर नापें, तो मेल एडल्ट्स के अंदर नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, वयस्कों में सामान्य श्वसन दर कितनी होती है सर, 10 से 12 प्रति मिनट होती है क्या, 20 से 30 प्रति मिनट होती है क्या, 12 से 20 प्रति मिनट होती है क्या, या 30 से 40 प्रति मिनट होती है क्या। तो ये दोनों तो सीधे सीधे गलत हैं, बहुत ज़्यादा हाई है। बच्चे किस में कंफ्यूज होंगे सर कि 10 से 12 प्रति मिनट या 12 से 20 प्रति मिनट। अब मान के चलो अगर आप 10 से 12 ही कर रहे हो तो ब्रीदिंग बहुत लो हो जाएगी, तो बहुत लो भी नहीं करना। तो हमें अगर नॉर्मल श्वसन दर की बात करें, नॉर्मल रेस्पायरी रेट की बात करें, तो इसका आंसर होता है 12 से 20 प्रति मिनट। ये वयस्कों में सामान्य श्वसन की दर होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 12 से लेके 20 प्रति मिनट। A respiratory rate between 12 to 20 breaths per minute is considered normal in adults, ठीक है। 12 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट ये नॉर्मल मानी जाती है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला भी इंपॉर्टेंट है। Which color bag is used for disposal of human anatomical waste? अब ये क्वेश्चंस कहाँ से आया है, ये आपका आया है BMW। इसको क्या बोलते हैं सर, बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट, इसमें जितने भी कलर के आपके बैग्स होते हैं, जैसे रेड बैग हो गई, येलो बैग हो गई, ब्लैक बैग हो गई, ब्लू बैग हो गई, इसके अलावा व्हाइट बैग हो गई, इन सारे चीज़ों का एक अलग अलग स्पेसिफिक रोल होता है। मैं ये रोल अभी यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं लगभग इन सारे बैग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगा जिससे आपको क्वेश्चन याद हो। अभी यहाँ बता दूंगा तो आप फिर भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए अभी यहाँ पर जितना काम है उतना ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब सर जी जैसे आपने हिस्टोपैथोलॉजी की बात की, वहाँ होती है बायोप्सी, वहाँ हम टिश्यू की स्टडी करते हैं या ऑर्गन की स्टडी करते हैं, ठीक है। अब ऑर्गन क्या हो गया, एक तो वेस्ट हो गया, बॉडी से निकल गया तो वो तो खराब, हमने उसकी क्या की स्टडी करने के बाद अब वो वेस्ट हो गया तो हमें उसको क्या करना है, डिस्पोज करना है, फेंकना है। अब हम क्या करेंगे, किस कलर के बैग में उसको फेंकेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो मानव शरीर के अंगों के अपशिष्ट को फेंकने के लिए किस कलर के बैग का इस्तेमाल करते हैं? क्या रेड का इस्तेमाल करते हैं सर? नहीं। क्या ब्लैक का इस्तेमाल करते हैं सर? नहीं। ब्लू का करते हैं सर? नहीं। तो इसमें से करते हैं हम येलो बैग का इस्तेमाल। तो हमें जब भी ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को फेंकना रहेगा हम येलो बैग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें से किस में सर्जिकल डालते हैं, किस में निडल्स डालते हैं, कहाँ जनरल वेस्ट फेंका जाता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं क्वेश्चंस पुटअप करूंगा, ठीक है। अभी देखो येलो बैग आर यूज फॉर बॉडी पार्ट्स एंड सॉइल्ड वेट्स एज पर BMW बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस। क्या इतनी चीज़ क्लियर है सर? चलो आगे बढ़ जाओ फिर। अगला क्वेश्चन देखो, एक और पोजीशन से संबंधित क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, फाउलर्स पोजीशन। पहली पोजीशन मैंने बताया हिंडनबर्ग पोजीशन। फिर अब देखो फाउलर्स पोजीशन क्या होती है सर। फाउलर पोजीशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाउलर पोजीशन पहली चीज समझो होती क्या है। ये होती है फाउलर्स पोजीशन, ये होती है पेशेंट जो लेटा हुआ है, इसी को बोलते हैं हम फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। इस पोजीशन को बोलते हैं हम फाउलर पोजीशन। इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, ठीक है। क्या हम रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो तो ऐसा आप देख के लगो, बताओ रेक्टल एग्जामिनेशन कर पाओगे क्या इस पोजीशन में? नहीं, सिंपल सी बात, नहीं कर पाओगे। यूरिनरी कैथेटराइजेशन कर पाओगे क्या? नहीं। इम्प्रूव ब्रीथिंग, अभी के लिए आंसर यही सही है कि ब्रीदिंग इंप्रूव हो जाएगी, अभी समझेंगे कैसे। या प्रिवेंट एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्प्रूव ब्रीथिंग सर। इम्प्रूव ब्रीथिंग यानी फाउलर पोजीशन का इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे? ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए। क्या एक्सप्लेनेशन है सर? फाउलर पोजीशन जिसको बोलते हैं सेमी अपराइट।
अच्छा, ये एंगल जो होता है ये मान के चलो 30 to 45 डिग्री होता है। ये एंगल अगर 30 to 45 डिग्री है, अगर इसको मैं उठा के 90 डिग्री कर दूं तो पेशेंट का पोजीशन कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? ऐसा हो जाएगा क्या? तो इसको बोलते हैं कंप्लीट अपराइट, और ये है सेमी अपराइट। सेमी अपराइट मतलब आधी मुड़ी हुई, ठीक है, आधी ऊपर की तरफ, इसको बोलेंगे सेमी अपराइट। तो क्वेश्चंस कई बार यही पूछाता है कि सेमी अपराइट पोजीशन कौन सा है, तो इसको बोलेंगे फॉलर्स पोजीशन, ठीक है। सेमी अपराइट पोजीशन हेल्प इन लंग एक्सपेंशन एंड इंप्रूव ऑक्सीजनेशन। तो सेमी अपराइट या फॉलर्स पोजीशन क्या करेगा सर? लंग में एक्सपेंशन कर देगा। लंग एक्सपेंशन होगी तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगी, आपकी ब्रीदिंग इंप्रूव होगी। ये इतना चीज क्लियर है। फॉलर्स पोजीशन, पोजीशन बिल्कुल याद करते चलो। अगला क्वेश्चन देखो, कोल्ड एप्लीकेशन कॉज। कोल्ड एप्लीकेशन क्या सर? हम ठंडी सेकाई कर रहे हैं, उससे क्या इफेक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा कोल्ड एप्लीकेशन से? अब एक जनरल बात समझो, आप जब बचपन में थे, छोटे थे, तो आप एक चीज पढ़ते थे जीके में अक्सर कि जो रेल की पटरियां होती हैं सर, ये क्या होती हैं? इनके बीच में ऐसे गैप दिया जाता है जब इनको ज्वाइन करते हैं दो पटरियों को। तो क्यों गैप देते हैं सर? क्योंकि अगर गर्मी की बात करें हम, अगर गर्मी में यहाँ धूप पड़ेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसमें लोहों में प्रसार होती है, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। और जब ठंडी होगी तो क्या इनमें सिकुड़न आएगी, तो ये सिकुड़ के, तो इनमें क्या होती है, अगर गर्मी में प्रसार आएगी तो गैप नहीं देंगे दोनों पटरियों के बीच में, तो ये दोनों आपस में टकरा कर टूट जाएंगे क्या? इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बनेगी क्या? अब यही सेम कॉन्सेप्ट अपने बॉडी पर लगाओ। हम क्या करेंगे, कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठंडा सेकाई कर रहे हैं, तो ये बताओ आपके शरीर के स्किन पर प्रसार होगा या फिर संकुचन होगा, सिकुड़न होगा? ये बताओ, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया क्या? तो हम जब भी कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे, ठंडा सेक करेंगे, इससे क्या इफेक्ट आएगा? वैसोडाइलेशन हो गया क्या? डायलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा सर। इंक्रीज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इंक्रीज होगी क्या? नहीं। फीवर होगा क्या? नहीं यार, फीवर कैसे हो सकता है कोल्ड एप्लीकेशन करने से? तो इसका सही आंसर है कंस्ट्रिक्शन, तनाव, संकुचन। संकुचन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोल्ड एप्लीकेशन करेंगे तो संकुचन होगा, इसको हम बोलते हैं वैसो कंस्ट्रिक्शन। तो ठंडा सिकाई करने से क्या होगा? कोल्ड एप्लीकेशन करने से वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। चलो आगे बढ़ो। वैसो कंस्ट्रिक्शन, कोल्ड एप्लीकेशन रिड्यूस ब्लड फ्लो। इंक्रीज ब्लीडिंग ऑप्शन दिया था, इंक्रीज नहीं होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस करता है। पहली चीज तो कोल्ड एप्लीकेशन बाय वैसो कंस्ट्रिक्शन, वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से आपकी ब्लड फ्लो कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। स्वेलिंग, अच्छा स्वेलिंग और पेन, जब जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, मैं बात करूँ सूजन की, सूजन या हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन जिसको बोलते हैं, इन्फ्लामेशन से क्या होता है? पहली चीज तो स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, उसके अलावा पेन होता है, रेडनेस होता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब क्या होगा, अगर हमें इन्फ्लामेशन कम करनी है तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे? कोल्ड एप्लीकेशन यूज कर लेंगे। उसकी वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, उसकी वहाँ पर क्या होंगी? ब्लड फ्लो कम होंगी, ब्लड फ्लो रिड्यूस होंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग और पेन और ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखो, विच पल्स साइट इज यूज ड्यूरिंग CPR फॉर चेकिंग पल्स। CPR के दौरान किस पल्स साइट का उपयोग किया जाता है? पहली चीज ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने एक जनरल पहले क्वेश्चंस पूछी थी कि एडल्ट्स में पल्स नापने के लिए इन जनरल कौन सा सामान्य पल्स नापने के लिए। अब क्वेश्चन में पूछ दिया सर CPR के अंदर, ठीक है। CPR के अंदर अगर हमें पल्स चेक करना हो तो कौन सी पल्स साइट का इस्तेमाल करेंगे सर? रेडियल नहीं, रेडियल करते हैं हम इन जनरल, हम बात कर रहे हैं CPR की। फीमोरल नहीं, ब्रैकियल नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? कैरोटिड, ठीक है। अगर हम CPR के अंदर पल्स को चेक कर रहे हैं तो इसमें कौन सी साइट का उपयोग करेंगे सर? कैरोटिड पल्स साइट का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे? कैरोटिड पल्स इज चेक इन एडल्ट्स ड्यूरिंग CPR बिकॉज इट इज द क्लोजेस्ट टू द हार्ट एंड मोर रिलायबल। कैरोटिड क्या है? हार्ट के सबसे क्लोज है और CPR दे रहे हैं, तो इसके लिए पल्स चेक करने के लिए हमें एक एक चीज़ बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, बिल्कुल एक्यूरेट करनी पड़ेगी। और एक्यूरेट करने के लिए जो इसका कैरोटिड पल्स होता है ये क्लोजेस्ट होता है हार्ट के और सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। रिलायबल होता है तो हम इसमें डिपेंड कर सकते हैं कि पल्स चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो CPR के अंदर हम कैरोटिड पल्स का इस्तेमाल करेंगे। चलो आगे बढ़ो। सर, व्हिच इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। अगर हमें शरीर का तापमान नापना हो, शरीर की टेम्परेचर नापनी हो, बॉडी टेम्परेचर नापना हो, तो इसकी मोस्ट एक्यूरेट, सबसे सटीक विधि कौन सी है सर? ओरल है क्या? ये तो जनरली क्लिनिक में आपने देखा होगा कि जीभ के नीचे हम थर्मोमेट्री रख देते हैं, पर ये रखते हैं, ये जनरल, इस एक्यूरेट मेथड है क्या सर? नहीं, एक्यूरेट नहीं है ये, ठीक है।
पर इन जनरल हम कर लेते हैं, ओरल कर लेते हैं, एक्सिलरी मेथड नहीं, ये भी गलत है, टिम्पैनिक है क्या, ये भी नहीं। तो अगर सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड की बात करें, सबसे सटीक मेथड की बात करें बॉडी टेम्परेचर को नापने की, रेक्टल होती है। रेक्टल हम क्लिनिकल में नहीं यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम करते यूज़ ओरल ही हैं, पर अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में तो रेक्टल जो होती है वो सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर मेजर करने की मेथड होती है। क्यों होती है सर? रेक्टल टेम्परेचर गिव द मोस्ट एक्यूरेट कोर बॉडी टेम्परेचर रीडिंग। ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बिफोर फीडिंग थ्रो अ नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब, जिसको एनजी ट्यूब आपने सुना होगा, द नर्स शुड क्या करना चाहिए सर? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीडिंग से पहले नर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है, किसी को नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब से फीडिंग की जा रही है तो नर्स को पहले क्या करना चाहिए सर? इंजेक्ट एयर इनटू द ट्यूब। यार सिंपल सी बात है, हम फीडिंग करा रहे हैं तो हम एयर क्यों डालेंगे? ऑप्शन गलत। चेक द ट्यूब प्लेसमेंट, ये ऑप्शन सही है। आगे देखो, चेंज द पेशेंट पोजीशन। ठीक है, पेशेंट की पोजीशन चेंज करना चाहिए क्या? एक तो यार वैसे एनजी ट्यूब पड़ी है, उसको पोजीशन कहाँ से चेंज करेंगे? या मेजर ब्लड प्रेशर, यार फीडिंग ट्यूब है ये। ठीक है, फीडिंग ट्यूब है तो हम फीडिंग करा रहे हैं तो हम ब्लड प्रेशर कैसे नाप सकते हैं उससे? ठीक है, ब्लड प्रेशर फीडिंग करा रहे हैं तो उससे हमें ब्लड प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पहले ब्लड प्रेशर तो नहीं नापेंगे। तो इसका क्या होगा? चेक ट्यूब प्लेसमेंट। हम क्या करा रहे हैं? फीडिंग करा रहे हैं पेशेंट को, तो ट्यूब प्लेसमेंट हमें देख लेनी चाहिए सर कि ट्यूब प्लेसमेंट सही है। अगर हम फीड कराएंगे तो वो चीज़ सही जगह पर जाएगी क्या? तो चेक ट्यूब प्लेसमेंट, ट्यूब प्लेसमेंट को चेक करना चाहिए। करेक्ट ट्यूब प्लेसमेंट प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड इंश्योर सेफ फीडिंग। सेफ फीडिंग का क्या मतलब हुआ सर? ट्यूब सही जगह पे रहेगी तो ही खाना आपके गट में जाएगा। ठीक है, पता चले ट्यूब की पोजीशन गलत हो, खाना आपके गट के जाने के बजाय आपके चला गया उसमें ट्रैकिया में, अब लगे खांसने। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो जनरल असेसमेंट होती हैं, बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, व्हिच सूट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग अ वाउंड विद पस। एक ऐसा वाउंड, एक ऐसा घाव जिसमें पस हो रखा हो, उसको हमें क्लीन करना हो तो कौन सा सॉल्यूशन यूज करेंगे सर? पस वाले घाव की सफाई के लिए किस घोल का, किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है? पहली चीज, पहले दो ऑप्शन देखो सर, वाटर, वाटर, देखते ही काट दो, देखते ही काट दो, चाहे वो स्टेराइल हो चाहे डिस्टिल्ड वाटर हो। वाटर से हम घाव की सफाई कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, पर अगर पस वाली घाव हो तो कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन हम इस्तेमाल करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, इससे सफाई करेंगे क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। H2O2 helps remove pus and debris from infection wound throughout effervescence। ठीक है, effervescence, तो H2O2 का इस्तेमाल करेंगे। H2O2 किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बोलते हैं। हेंस इज द करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, तो अगर हमें वाउंड विद पस का अगर क्लीनिंग करनी हो तो हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है सर, प्रॉपर हैंड वॉशिंग टाइम मेडिकल सेप्सिस। मेडिकल मैंने अभी बताई, सर्जिकल एसेप्सिस और मेडिकल एसेप्सिस दोनों में डिफरेंस बताया सर। मेडिकल एसेप्सिस होता है कि हमें बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको हटा देना है, और सर्जिकल एसेप्सिस का मतलब होता है उन्हें कंप्लीटली किल करना है। ठीक है, तो प्रॉपर हैंड वॉशिंग टाइम मेडिकल एसेप्सिस में शुड बी एटलीस्ट। अब पूछ रहा है कि हाथ धोने का न्यूनतम समय मेडिकल एसेप्सिस में कितना होनी चाहिए? तो मेडिकल एसेप्सिस में न्यूनतम समय कौन डिसाइड करता है सर? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हैंड वॉश का टाइम कितना होना चाहिए? शुड बी 10 सेकेंड। क्या 10 सेकेंड? तो पता ही नहीं चलेगा कब आपने साबुन लगाया, कब आपने सोप लगाया। 20 सेकेंड क्या? ये भी गलत है। 2 मिनट क्या सर? 2 मिनट हाथ ही धोते रह जाओगे, फिर और काम कब करोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 to 60 सेकेंड। तो हाथ धोने का न्यूनतम समय WHO के अकॉर्डिंग कितना है सर? 40 से लेके 60 सेकेंड है। आंसर इज सी। WHO recommend 40 to 60 सेकेंड फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग इन क्लिनिकल सेटिंग। WHO क्या रिकमेंड करता है? 40 से 60 सेकेंड फॉर इफेक्टिव हैंड वॉशिंग इन क्लिनिकल सेटिंग। ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है सर? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का साइन क्या है सर? डिहाइड्रेशन मतलब, डिहाइड्रेशन की बात समझो पहले क्या है? पानी की कमी, पानी की कमी। पानी की कमी कहाँ हो गई सर? बॉडी में हो गई। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। तो पहला ऑप्शन है मॉइस्ट म्यूकोसा। अब डिहाइड्रेशन हो चुकी है तो म्यूकोसा कहाँ से मॉइस्ट होगा? तो मॉइस्ट म्यूकोसा ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहाँ पर ड्राई म्यूकोसा होता तो जरूर ये लक्षण हो सकता था, पर दिया है ऑप्शन में मॉइस्ट म्यूकोसा, तो पहला ऑप्शन गलत। संकेन आइज, इंक्रीज स्किन टर्गर या एक्सेसिव यूरिनेशन।
अब ध्यान से समझो सर, इसका सही आंसर होता है संकेन आइज या संकेन आइज। इसको क्या बोलते हैं सर? डिहाइड्रेशन कॉजेज ड्राई म्यूकोसा। मैंने बताया मॉइस्ट म्यूकोसा, ऑप्शन गलत है, ड्राई म्यूकोसा होना चाहिए। इंक्रीज्ड स्किन टर्गर, स्किन टर्गर इंक्रीज होगा क्या? नहीं। अगर डिहाइड्रेशन हुआ है तो स्किन टर्गर डिक्रीज होगा, लो होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत है। एक्सेसिव यूरिनेशन होगा क्या? एक बात बताओ, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो रखी है, पानी की कमी हो रखी है, तो एक्सेसिव यूरिनेशन कहाँ से हो जाएगा? यूरिनेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? संकेन आइज, ठीक है। इसका ऑप्शन होता है संकेन आइज एंड ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया देखो कंडीशंस होती है, एक होती है पॉलीयूरिया, एक होती है ओलिगोयूरिया, ठीक है, एक होती है एनूरिया। ये सारी कंडीशन मैं धीरे धीरे आगे करके बताता जाऊंगा। अभी यहाँ पर आया ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया का मतलब होता है यूरिन की कमी। तो सिंपल सी बात है, एक्सेसिव यूरिनेशन नहीं होगा, ओलिगोयूरिया की कंडीशन होगी, काफ़ी कम यूरिनेशन देखने को मिलेगा अगर डिहाइड्रेशन हुई है बॉडी में तो, ठीक है। अगला देखो, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। नर्सिंग प्रक्रिया में पहला स्टेप क्या है? पहला चरण क्या है सर? पहला चरण क्या है? इवोल्यूशन है क्या? इम्प्लांटेशन है क्या? इम्प्लीमेंटेशन है क्या? प्लानिंग है क्या? या असेसमेंट है? तो इसका सही आंसर है असेसमेंट, ठीक है। असेसमेंट इसका सही आंसर है सर। क्यों है सर? असेसमेंट क्या होती है? असेसमेंट इज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम पेशेंट्स हिस्ट्री। असेसमेंट क्या है? डाटा को कलेक्ट करना सर, कहाँ से? पेशेंट की हिस्ट्री से। वाइटल्स, फिजिकल एग्जाम, ये सब होते हैं असेसमेंट। असेसमेंट में क्या क्या है सर? पेशेंट की हिस्ट्री लेना, या वाइटल्स चेक करना, या फिजिकल एग्जाम करना उसका, ये सब होते हैं असेसमेंट। तो पहली स्टेप हो जाएगी आपके नर्सिंग प्रोसेस में असेसमेंट। बाकी क्यों नहीं होंगे सर? प्लानिंग वगैरह, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब बाद में, ये तो इम्प्लीमेंट करने के बाद ये सब आगे के स्टेप्स हैं, पर पहला स्टेप की अगर मैं बात करूँ असेसमेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी 10 स्टार मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। द नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे इन एडल्ट। एडल्ट मतलब बड़े में बात कर रहा हूँ, एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ। वयस्कों में सामान्य मूत्र उत्सर्जन प्रतिदिन कितना होता है? यानी नॉर्मल यूरिन आउटपुट पर डे एडल्ट। आउटपुट मतलब बाहर आना, किसका? नॉर्मल यूरिन। पहली चीज तो किसकी? एडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो वयस्कों में सामान्य मूत्र उत्सर्जन प्रतिदिन कितना होता है? क्या 400 से 500 ml? गलत है, कम हो जाएगा। 800 से 1000 ml? ये भी गलत है। 2500 से 3000 ml पॉलीयूरिया की कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है 1500 से 2000 ml। इसको ml में लिखा हुआ है, अगर इसको लीटर में बात करूं तो 1.5 से लेके 2 लीटर। ये सही आंसर है आपका पर डे यूरिन आउटपुट। याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट इज अबाउट 1.5 से 2 लीटर्स पर डे। ये चीज़ें क्लियर है, आगे बढ़ो। टीबी रोगियों के लिए किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए? विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन इज यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट? अब मुझे एक चीज़ बताओ, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, टीबी होता है, किसकी वजह से होता है? पहली चीज़ तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है टीबी, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होती है टीबी। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है सर? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में कैसा बैक्टीरिया है सर? एसिड फास्ट बैक्टीरिया है, या एएफबी बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं एसिड फास्ट बैसिलाई। बैसिलाई कैसा होता है सर? छाड़ाकार होता है। तो ये सारे शेप याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। क्वेश्चन अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रिकॉशन यूज फॉर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट? टीबी रोगियों में किस प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए? तो पहली चीज़ मुझे ये बताओ, जो ट्यूबरकुलोसिस होती है वो कैसी डिजीज़ है? वो होती है एयरबॉर्न डिजीज़। एयरबॉर्न डिजीज़ यानी हवा में फैलने वाला संक्रमण। तो पहली चीज़, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन करेंगे क्या? नहीं करेंगे, कॉन्टैक्ट से इससे कोई मतलब नहीं। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट से भी नहीं फैलता है। रिवर्स आइसोलेशन नहीं करेंगे। एयरबॉर्न प्रिकॉशन करेंगे क्या? हाँ, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है, इसलिए एयरबॉर्न प्रिकॉशन करेंगे। टीबी स्प्रेड्स विया एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स यूजिंग N95 मास्क एंड नेगेटिव प्रेशर रूम। ये क्या करेगा? टीबी की स्प्रेड्स को डाउन कर देगा। इतनी चीज़ क्लियर है। आगे देखो, एक और पोजीशन की बात आ गई, अब पोजीशन ध्यान से सुनना। एनीमा देनी हो, एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन कराना हो, तो एनीमा देने के लिए आदर्श स्थिति क्या है? द आइडियल पोजीशन फॉर एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन इज सुपाइन पोजीशन है क्या? लेटरल लेफ्ट या लेटरल सिम्स है क्या? डोर्सल रिक्रूटमेंट है क्या? या प्रोन पोजीशन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लेफ्ट लेटरल या सिम्स पोजीशन देते हैं एनीमा
एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूँ सुपाइन पोजीशन के लिए, किसके लिए होता है, ये करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। ड्यूरिंग सर्जरी सुपाइन पोजीशन इज बेस्ट, ठीक है। तो पोजीशंस याद रखना। अब ये लेटरल्स या पोजीशन कैसी होती है, ये पोजीशंस होती है, इस पोजीशन में एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है, ठीक है। लेफ्ट लेटरल सिम्स पोजीशन बोलते हैं। सिम पोजीशंस अलाउ इजी फ्लो ऑफ एनेमा सूड इनटू सिग्मॉइड कॉलन। हमें एनीमा कहाँ पहुंचाना होता है सर, सिग्मॉइड कॉलन में पहुंचाना होता है। तो उसके लिए ये पोजीशंस बेस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ बैक मसाज इन नर्सिंग केयर। नर्सिंग देखभाल में पीठ की मालिश का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पस क्या है बैक मसाज का। इम्प्रूव एपेटाइट है क्या, प्रमोट सर्कुलेशन एंड रिलैक्सेशन है क्या, रिलीव कॉन्स्टिपेशन है क्या, या ट्रेड बेड सोर्स है क्या, ट्रेड बेड सोर्स। तो इसमें क्या करते हैं, पेट की मालिश क्यों करते हैं, प्रमोट सर्कुलेशन एंड रिलैक्सेशन। हमें क्या करना है, सर्कुलेशन और रिलैक्सेशन को प्रमोट करना है, ठीक है। क्यों करते हैं सर, बैक मसाज हेल्प रिलैक्स एंड पेशेंट्स इंप्रूव सर्कुलेशन, प्रिवेंट प्रेशर अल्सर, ठीक है। अच्छा, एक बात कर रहा हूँ, प्रेशर अल्सर क्या है, प्रेशर अल्सर से क्वेश्चंस आगे आए हैं, अभी समझेंगे, बस वेट करो 2 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, मैंने फिर बताई थी साइट मैं पूछूंगा, मैंने एडल्ट में पूछी थी, ठीक है। पल्स साइट मैंने एडल्ट में पूछी थी, तो आंसर आपने बताया था रेडियल। फिर मैं पूछ रहा हूं इन्फेंट्स में, ठीक है। विच पल्स साइट इज प्रेफर्ड फॉर इन्फेंट्स, शिशुओं में, बच्चों में, नवजातों में। इन्फेंट किसको बोलते हैं, शिशु बोलते हैं, नवजात बोलते हैं। तो शिशुओं में पल्स साइट को प्राथमिकता दी जाती है। कौन सी पल्स साइट को, रेडियल आर्टरी को क्या नहीं एडल्ट्स में दी जाती है, टेम्पोरल आर्टरी नहीं, कैरोटिड आर्टरी नहीं। तो शिशुओं में किस में देंगे, किससे पल्स नापेंगे हम, ब्रैकियल आर्टरी से, ठीक है। तो ब्रैकियल आर्टरी से हम पल्स साइट देखते हैं, किसमें, इन्फेंट्स में। इन इन्फेंट्स द ब्रैकियल पल्स इज इजियर टू लोकेट एंड पैल्पेट देन रेडियल और कैरोटिड, ठीक है। तो ब्रैकियल पल्स जो होता है वो इन्फेंट्स में इजीली एक्सेसिबल होता है, लोकेट करने के लिए इजीली होता है। किसके अलावा, रेडियल या कैरोटिड के अलावा। रेडियल और कैरोटिड आर्टरी जो होती हैं वो इन्फेंट्स में इतनी ज़्यादा इजियर टू लोकेट नहीं होती हैं, ठीक है। आगे सुनो, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन व्हेन अ पेशेंट स्टार्ट चोकिंग ड्यूरिंग फीडिंग। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं सर, यदि भोजन करते समय मरीज का दम घुटने लगे तो पहली क्रिया क्या होगी। एक और पोजीशन की बात करेंगे हम, मैनूवर की बात करेंगे हम सर, कि हम क्या करेंगे, यदि मरीज का दम घुटने लगे तो पहली क्रिया क्या करेंगे, डॉक्टर को कॉल करेंगे क्या। अरे सर तब तक तो बहुत लेट हो जाएगा जब तक डॉक्टर रहेगा, ठीक है। उसका दम घुट रहा है, उसको क्या कर रहा है, भोजन करते समय शॉक आया, इसको चॉकिंग हो रही है, तो हम डॉक्टर को कॉल करके वेट करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। प्रोवाइड वाटर, ये भी ऑप्शन गलत है। जनरली हम घर में पी लेते हैं अगर हमें भोजन अटकता है तो, लेकिन हम हॉस्पिटल में ऐसा काम नहीं करेंगे। स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे क्या, अरे सर खाना खा रहा है वो, कहाँ उसको चेस्ट कंप्रेशन देने जाओगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेमलिच मैनूवर। हेमलिच मैनूवर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये मैनूवर क्या होता है, इसको देखो बैक साइड से पकड़ के ये मैनूवर परफॉर्म करते हैं। ये जो फिगर है ये हेमलिच मैनूवर की है। तो क्वेश्चन है कि फर्स्ट एक्शन क्या होगा जब पेशेंट क्या करेगा, चोकिंग करना स्टार्ट करेगा ड्यूरिंग फीडिंग। भोजन करते समय यदि मरीज का दम घुटने लगे तो पहली क्रिया क्या करेंगे, हेमलिच मैन्यूवर परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म हेमलिच मैन्यूवर ड्यू टू यूज टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम एयरवे चॉकिंग पेशेंट, कॉन्शियस चॉकिंग पेशेंट। ये सिंपल सी बात हो गई हेमलिच मैन्यूवर की। आगे बढ़ो, विच इज द सेफेस्ट साइड फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट। IM इंजेक्शन किसको बोलते हैं, इंट्रामस्कुलर। एक होता है IM, एक होता है IV, एक होता है ID। ये हो गई इंजेक्शन साइट, ठीक है। इंट्रामस्कुलर हो गया, इंट्रावेनस हो गया, इंट्राडर्मल हो गया, या सबक्यूटेनियस भी होता है, ठीक है। ये सारे होते हैं इंजेक्शन के साइट्स, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ IM इंजेक्शंस के लिए हमें मसल्स में इंजेक्शंस लगानी है एडल्ट के अंदर, तो उसकी सबसे सेफेस्ट साइट कौन सी होगी। वयस्कों में IM इंजेक्शंस के लिए सबसे सुरक्षित साइट कौन सी है सर, डॉर्सोग्लूटियल है क्या, वेक्टस लेटरालिस है क्या, या डेल्टॉइड है क्या, या वेंट्रोग्लूटियल है क्या। तो इसका सही आंसर है वेंट्रोग्लूटियल। ये मसल होती है सबसे सेफेस्ट। वेंट्रोग्लूटियल साइड अवॉइड्स मेजर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स मेकिंग इज सेफेस्ट फॉर IM इंजेक्शन। वेंट्रोग्लूटियल कहाँ होती है सर, आपके बैक साइड पे होती है, जहां हमें बचपन में इंजेक्शन ठोका जाता था, ठीक है। तो वो साइड क्या होती है, वो होती है वेंट्रोग्लूटियल। ये सबसे सेफेस्ट साइट होती है इंजेक्शन लगाने की, ठीक है। क्यों, यहाँ पर सर मेजर नर्व्स नहीं है और ब्लड वेसल्स नहीं है।
हमारा पर्पस क्या है, हम आईएम लगा रहे हैं। अगर हमें नर्व्स में ही या वेसल्स में लगाना हो तो हम आईवी लगाएंगे सर, हम आईएम क्यों लगाएं? अगर हम आईएम लगा रहे हैं तो ऐसी जगह चूज करेंगे जहां मेजर नर्व्स या ब्लड वेसल्स एब्सेंट हो, ठीक है, वो होती है आपकी वेंट्रोग्लूटियल साइड, ठीक है। अब देखो इंजेक्शन का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। व्हाट इज द आइडियल एंगल फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन? मैंने अभी बात की इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन लगाने की सेफेस्ट साइड, अब मैं बात कर रहा हूँ आइडियल एंगल। सबसे अच्छा एंगल क्या होगा आईएम लगाने का? 15 डिग्री होती है क्या, 45 डिग्री होती है क्या, 30 होती है या 90 डिग्री? तो अगर हमें इंट्रामस्कुलर लगाना हो, आईएम इंजेक्शन लगाना हो, तो इसकी राइट आंसर होती है 90 डिग्री। अब यहाँ पर समझो सारे एंगल्स अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एंगल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। देखो एक होती है इंट्रामस्कुलर जिसको हम बोलते हैं आईएम, इसका एंगल कितनी होती है क्या, 90 डिग्री। ये कहाँ लगाई जाती है, सीधे सीधे मसल में लगा दी जाती है, ठीक है। एक होती है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये लगाते हैं हम जनरली 45 डिग्री पर। क्यों लगाते हैं, क्या होती है सबक्यूटेनियस? ये जो आपकी मसल की लेयर होती है इसके ऊपर ठीक फैट की एक और लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। इसमें लगाते हैं सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, ये एंगल होती है 45 डिग्री। फिर अगर मैं वेन में लगा रहा हूँ इंट्रावेनस आईवी इंजेक्शन जिसको बोलते हैं, इसका एंगल कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल यानी स्किन में लगा रहे हैं तो किसके, इसका एंगल होता है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। एक एग्जांपल बताओ इंट्राडर्मल का, जो मॉन्टॉक्स टेस्ट लगता है, मॉन्टॉक्स टेस्ट लगता है किसके, टीबी के लिए। तो टीबी के लिए जो स्किन टेस्ट होती है वो इंट्राडर्मल होती है, स्किन में लगाते हैं। क्या इतनी चीज क्लियर है? ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, विच मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेशर अल्सर। अब मैंने बताया था कि प्रेशर अल्सर आपको बाद में बताऊंगा, अभी क्या है प्रेशर अल्सर क्या है, ठीक है। मान लो कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, वो लंबे समय से बेड पे है तो अगर वो एक पोजीशन में बहुत लंबे समय से बेड पर लेटा हुआ है तो उसके बेड पर प्रेशर आएगी क्या, प्रेशर आएगा अगर उसके बैक पर, तो वहाँ क्या होगा, ब्लड जो होगा, ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो अवरुद्ध होगा तो जो टिश्यू है वो डेड करने लग जाएंगी, इसकी वजह से घाव होगा जिसको हम बोलते हैं प्रेशर अल्सर। तो क्या इतनी चीज समझ में आई कि प्रेशर अल्सर जो होती है वो लेटने से, एक पोजीशन में काफी टाइम से बैठने या लेटने से कंडीशन जो बनती है उसको बोलते हैं प्रेशर अल्सर, क्योंकि वो प्रेशर से बन जाती है, ठीक है। तो अगर हमें यही चीज को रोकना हो, प्रेशर अल्सर को रोकना हो, तो कौन सी विधि अपनाएंगे हम, कीप पेशेंट ऑन ओनली वन साइड, ठीक है। पहली चीज तो यही तो गलत है, इसी से वजह से प्रेशर अल्सर बन रहा है, तो ये चीज तो गलत हो गई। एक ही साइड में लिटाए रहेंगे कि तो ये तो गलत हो गया। यूज हार्ड मैट्रेस, एक तो यार उसको वैसे ही क्या हो रहा है, प्रेशर से अल्सर्स बन रहे हैं, हार्ड मैट्रेस यूज करेंगे क्या, नहीं। लिमिट फ्लूइड लिमिट करने से क्या प्रेशर अल्सर क्लियर हो सकता है क्या, नहीं होगा, ये भी गलत है। फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज, हमें क्या करना चाहिए, वो जिस पोजीशन में लेटा हुआ है उसकी पोजीशंस को हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना चाहिए। तो इसका प्रिवेंट प्रेशर अल्सर को रोकने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं हम, फ्रीक्वेंट पोजीशन चेंज विधि अपनाते हैं। रीपोजिशनिंग एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में पेशेंट को रीपोजिशन करना चाहिए। रिड्यूसेस प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर एंड प्रिवेंट्स बेड सोर्स, इससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग प्रेशर, लंबे समय से बनने वाला प्रेशर डाउन होगा और बेड सोर्स कम हो जाएंगे। इतनी चीज क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अच्छा आपने HAI नाम सुना होगा, जिसको बोलते हैं HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो अस्पताल में संक्रमण या HAI रोकने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक है क्या, प्रॉपर हैंड हाइजीन है क्या, आइसोलेशन है क्या, या एयर फ्रेशनर है क्या। अब बताओ मुझे इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होता है हमें हॉस्पिटल में HAI रोकनी है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तो हमें प्रॉपर हैंड हाइजीन रखना चाहिए, ठीक है। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड लो कॉस्ट मेथड टू प्रिवेंट HAI। हम क्या कर सकते हैं, हैंड वॉश कर सकते हैं, इसमें कितना इफेक्ट आएगा, बिल्कुल लो कॉस्ट है और मोस्ट इफेक्टिव है। तो प्रॉपर हैंड हाइजीन हमें क्या कर सकता है, HAI से बचा सकते हैं। बाकी एंटीबायोटिक्स तो HAI होने के बाद लेने आए, वो तो सिंपल सी बात है, ठीक है। आइसोलेशन से HAI आइसोलेट कर लेंगे हम खुद को, तो फिर हम काम कैसे करेंगे हॉस्पिटल में। और एयर फ्रेशनर से तो AC वगैरह तो लगी ही रहती हैं, इससे क्या हॉस्पिटल इन्फेक्शन कम हो जाते हैं या नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रॉपर हैंड हाइजीन, ठीक है। व्हेन यूजिंग अ केन व्हिच साइड शुड द पेशेंट होल्ड इट। अगर एक पेशेंट क्या कर रहा है, छड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, केन का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका इस्तेमाल करते समय मरीज को किस ओर पकड़नी चाहिए। इजी क्वेश्चन है और जनरल क्वेश्चन है। अगर ये बताओ पेशेंट जो है छड़ी को वीकर साइड से पकड़ लेगा तो रुक पाएगा क्या, नहीं। एक तो पेशेंट खुद वीक है इसलिए वो क्या कर रहा है, छड़ी को होल्ड कर रहा है,
तो वो वीकर साइड से करेगा क्या? नहीं, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्गर साइड से पकड़ेगा। ठीक है, एनी साइड नहीं, ये भी गलत है, एनी साइड में भी तो वीकर साइड आ जाएगी। क्या अल्टरनेट साइड, दोनों साइड से बराबर हमें वीकर साइड जाना ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन सिंपल सी बात गलत हो गए, तो इसका राइट आंसर होगा स्ट्रॉन्गर साइड। स्ट्रॉन्गर साइड इसलिए क्योंकि होल्डिंग द केन ऑन अ स्ट्रॉन्गर साइड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द वीकर साइड व्हाइल वॉकिंग। इतनी चीज क्लियर है, चलो आगे बढ़ो। How much soap solution is usually used in cleansing enema? क्लेंजिंग एनेमा में हम सामान्यतः कितना साबुन घोल इस्तेमाल करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से याद रखना। हाउ मच सोप सोल्यूशन इज यूजुअली यूज्ड इन क्लेंजिंग एनेमा? क्लेंजिंग एनेमा में सामान्यतः कितना साबुन घोल इस्तेमाल किया जाता है सर? 100 से 200 ml, 500 से 1000 ml, 200 से 300 ml या 1200 से 1500 ml। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 500 से 1000 ml। A cleansing enema typically use 500 to 1000 ml of warm soap water to stimulate defecation। क्या इतनी चीज क्लियर है? What is the most common complication of immobility? इमोबाइलिटी की कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मैंने अभी बहुत ध्यान से समझाया है कि पेशेंट अगर एक टाइम से एक ही पोजीशन में अगर गतिहीन होकर इमोबाइल होकर बैठा हुआ है तो उसमें क्या आ सकता है सर? स्किन रैश आएगा क्या? फ्रैक्चर आएगा क्या? हेयर लॉस होगा क्या? नहीं, प्रेशर अल्सर होगा। उसमें क्या होगा? ब्लड प्रेशर, उसके ब्लड के प्रेशर्स रुक जाएंगे, ब्लड फ्लो रुक जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू डेड होने लगेगी। सिंपल सी बात है। लैक ऑफ मूवमेंट रिड्यूसेस सर्कुलेशन एट प्रेशर पॉइंट। मैंने बताया सर्कुलेशन प्रेशर पॉइंट पर रिड्यूस होंगे, डाउन होंगे, लीडिंग टू द टिश्यू ब्रेकडाउन एंड अल्सर। इसकी वजह से क्या होगा? टिश्यूज के ब्रेकडाउन होंगे और अल्सर कंडीशन आएगी। ठीक है। When a nurse perform ROM exercise, सर ROM exercise क्या है? रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अगर एक नर्स है जो है वो रोम एक्सरसाइज या ROM एक्सरसाइज या रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज परफॉर्म करवा रही है, वो किससे प्रिवेंट करवा रही है पेशेंट को? नर्स जब ROM या रेंज ऑफ मोशन अभ्यास करवाती है तो वह किससे बचाव करती है? ओबेसिटी से बचाव करती है क्या? नहीं, मोटापा घटाना नर्स का काम नहीं है। ठीक है। फीवर एक्सरसाइज से घटेगा क्या? नहीं। इसके अलावा कॉन्स्ट्रक्चर और वोमिटिंग भी एक्सरसाइज से घटेगा क्या? वो भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से नहीं। इसका राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब सर रेगुलर ROM एक्सरसाइज प्रोवाइड जॉइंट स्टिफनेस एंड मसल कॉन्ट्रैक्टर्स इन बेड रिडन पेशेंट। जो पेशेंट बेड रिडन है, काफ़ी टाइम से बेड पर है, उनमें क्या होगा? मसल कॉन्ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए और जॉइंट स्टिफनेस को रोकने के लिए ROM रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराए जाते हैं। तो ये थे आपके 30 हाई यील्ड क्वेश्चंस। अगले क्लास में क्वेश्चंस के नंबर्स और बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो इसी तरह के अगर आपको और क्लास चाहिए या क्लास पसंद आई हो तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा ये क्वेश्चन सीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। एक चीज़ और, जितना भी क्वेश्चन मैं कराता जाऊँ ना, उसको आप कॉपी में क्या करो? सॉल्व करते जाओ। फिर मुझे कमेंट में एक चीज़ बता दिया करो। जैसे मैंने 30 है तो कमेंट में एक मान लो आपके 25 क्वेश्चन सही हुए तो 25/30 ये कमेंट में लिख दिया करो। इससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा सर कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ठीक है। इससे क्या होगा? मैं अगले टाइम जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्वेश्चंस और अच्छे और बेसिक बनाना है या एडवांस बनाना है या टॉपिक वाइज बनाना है, उसका अभ्यास हो जाएगा। क्वेश्चन जितने भी थे सारे PYQ थे, सारे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ में। ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।